अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ऐसे हम क्वेश्चन लाए हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस है। तो बिना देरी किए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मेरा कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था जो आज मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। Which athlete has been recommended as the sole nominee for the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025? कहता है किस एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है, रिकमेंड उसका नाम को रिकमेंड किया गया है। ऑप्शन था हरमनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, मानु भाकर या हार्दिक सिंह। इसका सही आंसर है हार्दिक सिंह। इसका सही आंसर कौन है? हार्दिक सिंह। मैंने बताया इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ओके, इसके लिए किसका नाम को रिकमेंड किया गया है? तो हार्दिक सिंह को, हार्दिक सिंह के नाम का। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हिच इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी। 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। आपको मैं एक सवाल देता हूं कि इस बार नेशनल साइंस डे का थीम क्या था, वो थीम आपको बताना है। ओके, व्हाट वाज द थीम ऑफ 2025 नेशनल साइंस डे? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि every year 25th December is celebrated as Good Governance Day in India. Whose birth anniversary does this day commemorate? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में इंडिया में मनाया जाता है। तो ये किसके बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करता है, याद करने के लिए ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। ओके, और ये राइटर ऑथर भी थे। तो इसका सही आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जो गुड गवर्नेंस डे क्यों मनाया जाता है? ये 2014 से मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 25 दिसंबर को बर्थडे है और उसी को याद करने के लिए गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत की गई थी। In 2025, India marked the 101st birth anniversary of Shri Atal Bihari Vajpayee. इंडिया इस बार 101वां बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। किसका मना रहे हैं? श्री अटल बिहारी वाजपेयी का। तो आपको ये भी याद रखना है कि कितनेवा ये बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो 101 है। He was the first non-Congress PM to complete a full 5-year term and was awarded the Bharat Ratna in 2015. ये पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिसने 5 साल का टर्म कंप्लीट किया था और 2015 में इसे फिर भारत रत्न से नवाजा भी गया था। आई होप इट इज क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन विच सिटी? ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से। क्यों? कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस जगह पे, किस सिटी में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के नाम से इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। ओके, द राष्ट्र प्रेरणा स्थल इज अ नेशनल मेमोरियल डेडिकेटेड टू द लाइफ एंड आइडियाज ऑफ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है एक नेशनल मेमोरियल है डेडिकेट टू द लाइफ। किसके लाइफ को डेडिकेट करता है? और उसका आइडियल मतलब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लाइफ के आइडियल को ये डेडिकेट करता है, इसकी मेमोरी को। इट वाज इनॉग्रेटेड इन हिज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन लखनऊ ऑन 25 दिसंबर 2025। 25 दिसंबर 2025 को ही इसे इनॉग्रेट किया गया था। ये उसी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसका मतलब लखनऊ से श्री अटल बिहारी वाजपेयी एमपी रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर
G. Kishan Reddy recently inaugurated India's first virtual reality mine simulator in which state? कहता है कि यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है इंडिया का पहला वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर VRMS। इसका फुल नेम याद रखेंगे, वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर VRMS इन विच स्टेट? किस स्टेट में ये VRMS का उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने? तो इसका सही आंसर है झारखंड, ऑप्शन सी। झारखंड में VRMS को लॉन्च किया है, मतलब इनॉग्रेट किया है। इट वाज लॉन्च्ड अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM। इसको जो लॉन्च किया गया था किसके अंडर में? नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के अंडर में। एडिशनली दैट 20 मेगावाट दुधवा, ये दुग्धा नहीं होगा, दुधवा सोलर पावर होगा। प्रोजेक्ट वाज आल्सो इनॉग्रेटेड इन बोकारो झारखंड, और झारखंड में दुधवा सोलर पावर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ एडिशनली मतलब 20 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? बोकारो झारखंड में। तो कितने मेगावाट का है? 20 मेगावाट का। और ये जो VRMS है किसके अंडर लॉन्च किया गया है? तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत। और ये कौन किया है? तो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which Indian private sector bank recently launched digital merchant cash advance loans specifically for MSMEs? कहते कौन सा इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस्ड लोन्स स्पेसिफिकली फॉर MSME? जो MSME है उसके लिए कैश में एडवांस डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन्स की शुरुआत की है। ये कौन सा प्राइवेट सेक्टर की बैंक है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक ने ये डिजिटल मर्चेंट का कैश एडवांस लोन्स की शुरुआत की है MSME को लोन देने के लिए। दिस इज अ फुली डिजिटल अनसिक्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी रेंजिंग फ्रॉम 70 लाख टू 720 लाख। एक फुली डिजिटल और अनसिक्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी है। इसका रेंज क्या है? 72 लाख से 720 लाख तक। इट यूजेज एन EDI। ये किसको यूज करता है? EDI को, इलेक्ट्रॉनिक डेली इंस्टॉलमेंट सिस्टम टू हेल्प स्मॉल मर्चेंट्स मैनेज कैश फ्लोज, ताकि जो स्मॉल मर्चेंट्स है उसके कैश फ्लोज को मैनेज कर सके, कैश फ्लो को मैनेज कर सके, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोरवीर हैज बीन अनवील्ड एज द ऑफिशियल मास्कट फॉर विच अपकमिंग स्पोर्टिंग इवेंट? कहते हैं मोरवीर को अनवील किया गया है किस मस्कट, कौन सी गेम की मस्कट के लिए? मस्कट कौन सा गेम का मस्कट बनेगा? कौन? मोरवीर। और कौन सा? अपकमिंग स्पोर्टिंग इवेंट, मतलब आने वाले इवेंट के लिए। अपकमिंग मतलब आने वाले इवेंट, स्पोर्ट इवेंट के लिए किसको मस्कट घोषित किया गया है? मोरवीर को। 38th नेशनल गेम्स, या फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026, या एशियन गेम 2026? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स। ये फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को का मास्कट किसको बनाया गया है? मोरवीर को। फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, द इवेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बिलासपुर, छत्तीसगढ़, स्टार्टिंग February 14, 2026। ये जो इवेंट को शुरू होने वाला है बिलासपुर, और बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। 14 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है। द मैस्कट लोगो एंड थीम सॉन्ग वर लॉन्च्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इसी ने इसका मैस्कट को, लोगो को और थीम, तीनों चीजों को लॉन्च किया है। तो मैंने तो मैस्कट बताया कि इस मैस्कट का नाम क्या है? मोरवीर। तो आप लोग को थीम का नाम बताना है, तो उसका थीम क्या है? ओके, आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि थीम, अपकमिंग जो गेम है फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसका थीम क्या है? थीम को आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला who recently passed away was a famous literature of which language? विनोद कुमार शुक्ला जी कल ही देहांत हो गया है हुआ था, तो ये लिटरेचर के किस लैंग्वेज से जुड़े हुए थे? तो ये हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए थे। कौन सा लैंग्वेज के? हिंदी लिटरेचर के राइटर थे, ऑथर थे। ही वॉज अ ज्ञानपीठ अवार्डी एंड साहित्य अकादमी विनर। इसने ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड दोनों ही जीत चुके हैं। हिज फेमस वर्क इंक्लूड नौकर की कमीज एंड सब कुछ होना बचा रहेगा। ये सब उनके बहुत ही बेहतरीन कामों में से है जो इसको ज्यादा फेमस किया था, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था और साहित्य एकेडमी मिला था। तो उसका नाम क्या था? उसके वर्क्स का मतलब बुक्स का नाम नौकर की कमीज और सब कुछ होना बचा रहेगा। ये सब तो इसको आप याद रखेंगे। नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ला। ये कौन से लैंग्वेज की लिटरेचर से जुड़ा है? हिंदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसको ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकादमी भी मिल चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच ट्राइबल लैंग्वेज ऑन December 25, 2025? कहते प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस ट्राइबल लैंग्वेज में रिलीज किया है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किस ट्राइबल लैंग्वेज में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने रिलीज किया है, जारी किया है? मतलब आज ही के दिन 25 दिसंबर 2025 को ही। बोडो, संथाली, डोगरी या मैथिली? इसका सही आंसर है संथाली। संथाली भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहुंच सके और हर कोई अपने राइट्स को जान सके। द इवेंट टुक प्लेस एट राष्ट्रपति भवन। ये जो इवेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रपति भवन पे ही हुआ था। इट हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स पुश फॉर लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी। ये हाईलाइट्स करता है कि गवर्नमेंट लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी को बढ़ाता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लिंग्विस्टिक मतलब अपनी भाषा ही, ताकि हर कोई भाषा इसमें इंक्लूसिव हो, एडेड हो। Santhali was added to the 8th schedule of the Indian Constitution by the 92nd Amendment Act 2003. संथाली पहले 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में नहीं था, लेकिन 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसे जोड़ा गया था। आपको बताना है कि अभी टोटल कितना शेड्यूल है, हाउ मेनी आर देयर शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 8th शेड्यूल में तो लैंग्वेज को डाला गया है, तो हाउ मेनी आर देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, हाउ मेनी आर देयर ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको आप बताएंगे। एक तो पहले मैंने बताया कि एक अभी टोटल कितने शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में और ऑफिशियल लैंग्वेज कितने है 8th शेड्यूल में डाला हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian state cabinet recently approved the PESA rules, पंचायत extension to scheduled areas to empower ग्राम सभा? पेशा का क्वेश्चन बहुत ही फेमस हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको ज्यादा ध्यान से लिखिएगा। इस पर हो सकता है क्वेश्चन पूछे। 3 दिन हो गया मेरे करंट अफेयर्स में आए हुए। पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज टू एम्पावर ग्राम सभा। ये किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य ने पास किया है? तो झारखंड राज्य ने पास किया है, ताकि ग्राम सभा को एम्पावर कर सके, ज्यादा से ज्यादा पावर दे सके, मजबूत कर सकते। The PESA Act was passed by Parliament in 1996 to extend the provisions of Part 9 of the Constitution to scheduled areas under Article 244(1). आर्टिकल 244 पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रोविजन को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हो सके। द रूल्स विल प्रोवाइड लीगल टीथ टू लोकल ट्राइबल बॉडीज टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिजॉल्व लोकल डिस्प्यूट्स। ये रूल लीगल
चीज़ों को प्रोवाइड कराता है ताकि वहाँ के जो लोकल ट्राइबल बॉडीज है वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेड़ पौधा माइनिंग इन सब को वो ही खुद रेगुलेट कर सके और लोकल जो डिस्प्यूट्स होते हैं झगड़ा होता है उसको वही लोग रिजोल्व कर सके, मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल सके। इसलिए पैसा का बहुत ही जरूरी है एक्सटेंडेड करना। तो अब ये कानून भी बन चुका है, 1996 को कानून बना था और अंडर आर्टिकल 244(1) इस आर्टिकल को बहुत याद रखेंगे कि पैसा किस एक्ट के तहत है, कौन सा आर्टिकल में है, तो 244 सब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है which leading Indian fintech company recently secured the third party application provider TPAP license from NPCI? NPCI का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये होता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म। तो एनपीसीआई ने कौन सा फिनटेक कंपनी को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बना दिया है, का दर्जा दे दिया है, टीपीएपी का लाइसेंस दिया है? तो इसका सही आंसर है पे नियर बाय। कौन सा है? पे नियर बाय। पे नियर बाय एक फिनटेक कंपनी है। A TPAP license allows a company to offer UPI services directly। ये TPAP जो कंपनी होता है वो डायरेक्ट ही UPI सर्विसेज डायरेक्टली ऑफर्स करते हैं, प्रोवाइड कराता है उसकी फैसिलिटी। जैसे फोन पे हो गया, जीपे हो गया, ये सारे कंपनी जो है TPAP है जो UPI सर्विस प्रोवाइड कराता है डायरेक्टली। उसी तरह पे नियर बाय भी UPI सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। बिग प्लेयर्स लाइक गूगल पे, मैंने बताया, एंड Amazon पे ऑपरेट एज TPAPs। ये सारे लोग TPAP को ही ऑपरेट करता है, लेकिन उसके शामिल अब कौन हो गया? पे नियर बाय भी हो गया। पे नियर बाय से पहले सिर्फ मनी विड्रॉल, मनी चेक, ये सब होता था। नेशनल एनपीसीआई का फुल नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वाज फाउंडेड इन 2008 अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007। इसको आप याद रखेंगे, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स सिस्टम एक्ट कब बना था? ये बैंकिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और एनपीसीआई कब बना था? अच्छा, एनपीसीआई के अंडर में ही ये सारा है। फोन पे काम कर रहा है, जी पे काम कर रहा है, ये सारी चीजें किसके अंडर में काम कर रहा है? एनपीसीआई। चाहे बेस हो भारत आधार एनेबलिंग सिस्टम, BASE, भारत आधार एनेबलिंग सिस्टम, ये सारे चीजें हो भारत पे, ये सारी चीजें एनपीसीआई के अंडर ही काम करती है। चलिए, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरोज LVM-3 रॉकेट कैरीड अ सैटेलाइट फॉर व्हिच कंट्री? कहते हैं कि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन ने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है LVM-3 रॉकेट से, लेकिन ये किस कंट्री के सैटेलाइट को कैरी किया मतलब लेके गया, किसी कंट्री के भी सैटेलाइट को लेके गया है। तो उस कंट्री का नाम आपको बताना है, यूके या यूएस या फ्रांस या फिर इजराइल। तो इसका सही आंसर है यूएस। आपको मैंने कल भी बताया था कि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसरो के सबसे भारी जो हैवीएस्ट रॉकेट है LVM-3, यही इसको लेके गया। अच्छा, इसका वजन कितना है? 6000 kg, मतलब 6 क्विंटल का है। और इसको सब लेके जाना है कहाँ पे? LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाके सेटल करना है, प्लेस करना है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसका पहले नाम था GSLV मार्क 3। इट इज इंडिया मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल। ये इंडिया का सबसे पावरफुल, बहुत ही पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। तो आज के इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेकिन डेली की तरह मैं आज भी आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ, इसे आप लोग जरूर आंसर देना। ये बहुत ही अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 2025 ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, व्हिच ग्रुप ऑफ नेशंस इज इंक्रीजिंगली फोकसिंग ऑन द de-dollarization ऑफ ट्रेड बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ लोकल करेंसीज? कहता है कि
2025 के कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के कॉन्टेक्स्ट में कौन से नेशंस के ग्रुप ने इज इंक्रीजिंगली फोकसिंग ऑन द डी-डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड, ताकि डी-डॉलराइजेशन जो मतलब डॉलर जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ही डी-डॉलराइजेशन बोला गया है, को प्रमोट करेगा यूज ऑफ द लोकल करेंसी, ताकि वो लोकल करेंसी मतलब अपने ही देश का करेंसी को यूज कर सके। तो इसको मतलब है डी-डॉलराइजेशन। तो ये सब करने के लिए कौन से ज्यादा प्रमोट कर रहा है इस चीज को? OECD मेंबर्स या यूरोपियन यूनियन या G7 नेशंस या ब्रिक्स प्लस। ओके, ये सभी कंट्री का कितने सारे नेशंस है, यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री है मेंबर्स है, G7 में तो है 7 ही है, ब्रिक्स में अभी बढ़ा है। तो इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखिए, स्ट्रेटेजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ जुड़ जाइए। मेरा थीम ही है एजुकेशन इज फॉर ऑल। मैं चाहता हूं कि मेरे कंटेंट सभी तक पहुंचे, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें और आप अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन कर सको। इसके लिए मैं पूरी तरह से भरपूर तरीके से मेहनत करने की कोशिश करता हूं। आप लोग का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।